तो मैं अमेय स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग का 2024 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 1 to 80 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं, तो ये पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 इज व्हाट हैपन्स व्हेन द कंट्रोल फेज वोल्टेज ऑफ एन एसी सर्वो मोटर बिकम्स जीरो, द एयर गैप फ्लक्स इज रिड्यूस टू मिनिमम, मोटर डेवलप्स एन एक्सेलरेटिंग टॉर्क एंड गेन्स स्पीड, द एयर गैप फ्लक्स इज साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर मोटर डेवलप्स ए डीएसलरेटिंग टॉर्क एंड स्टॉप। तो इसके पहले सबसे पहले एसी सर्वो मोटर के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। एसी सर्वो मोटर में टोटल 2 वाइंडिंग होती है, एक होती है मेन वाइंडिंग और दूसरी होती है कंट्रोल वाइंडिंग। तो कंट्रोल वाइंडिंग के हेल्प से हम लोग उसमें कंट्रोल वोल्टेज भेजते हैं फ्रॉम सर्वो एम्पलीफायर, जिसकी वजह से जिस पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड पे वोल्टेज पे उसका एम्पलीट्यूड वगैरह हम लोग ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस कंट्रोल वाइंडिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर इस कंट्रोल वाइंडिंग में कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा तो यहाँ पे कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, तो उसके वजह से जो मोटर है वो अपनी धीरे धीरे करके डीएसलेट हो जाएगी और फाइनली वो रुक जाएगी। यही यहाँ पे लिखा है। इन एसी सर्वो मोटर द कंट्रोल फेज वोल्टेज इज क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग द नेसेसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, जिसकी वजह से मोटर इफेक्टिवली ऑपरेट होती है। दिस वोल्टेज इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द रोटर स्पीड एंड पोजिशन। अगर ये वोल्टेज जीरो हो गया या फिर ड्रॉप हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी वो जो रिक्वायर्ड है वो ऑपरेट नहीं होगी, वो जनरेट नहीं होगी, डिमिनिश हो जाएगी सिग्निफिकेंटली, और मोटर अनेबल टू जनरेट द रिक्वायर्ड टॉर्क एंड मेंटेन इट्स स्पीड। तो अगर उसको वोल्टेज नहीं मिला, उसका वोल्टेज जो है वो जीरो हो गया, तो मोटर डेवलप्स अ डीएसलरेटिंग टॉर्क और फिर वो रुक जाएगी। नेक्स्ट है इन एन एसी वोल्ट मीटर रेक्टिफायर टाइप, हाउ डज द ब्रिज रेक्टिफायर बिहेव व्हेन द रिवर्स बायस। तो एक रेक्टिफायर टाइप एसी वोल्ट मीटर अगर हमने बनाया और उसको अगर हमने रिवर्स बायस कर दिया, रिवर्स बायस उल्टे डायरेक्शन में अगर हमने उसको पोलैरिटी दे दी ब्रिज रेक्टिफायर को, तो क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन है। तो एसी वोल्ट मीटर रेक्टिफायर टाइप में क्या होता है कि एसी इनपुट होता है, रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे एक मल्टीप्लायर लगाया है जैसे वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए। एक ब्रिज रेक्टिफायर है, डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है, और आखिर में हमें जो आउटपुट मिलता है वो वोल्ट मीटर मिलता है, हमें आरएमएस वैल्यू है वो प्रोवाइड कर देता है। लेकिन जो डायोड है इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन एक्चुअल में है। तो जो डायोड है अपना नॉर्मल, वो एक पीएन जंक्शन डायोड है, हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस में तो अच्छी तरह से काम करेगा, लेकिन रिवर्स बायस जब हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे या फिर रिवर्स बायस उसको करेंगे, तब ये जो डिप्लेशन लेयर है या फिर डिप्लेशन विड्थ है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होती जाएगी। करेक्ट। जब फॉरवर्ड बायस है तब कम होती जाएगी, होल इलेक्ट्रॉन स्पेयर होगा। लेकिन जब हम लोग उसको रिवर्स बायस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, पी टाइप पे नेगेटिव, एन टाइप पे पॉजिटिव, तब ये जो डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज होते जाएगी और वहाँ पे एक कैपेसिटिव इफेक्ट की तरह हमें वहाँ पे दिखाई देगा, यानी कि दो पोलरिटी के बीच में यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मीडियम, तो इसलिए यहाँ पे एज ये कैपेसिटिव बिहेवियर हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और हमें पता ही है कि कैपेसिटेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी, राइट, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी। अगर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज कर दिया तो रिएक्टिव जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम हो जाएगा, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन में है इट टेंड्स टू बाईपास द हायर फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब क्या है, अगर हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया तो रिएक्टेंस है वो घट जाएगा, और अगर रिएक्टेंस घट गया तो इसका मतलब जो एसी सिग्नल है वो ईजिली उसको पास कर देगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो वैसे भी पास करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, रिवर्स बायस में वो एक्चुअल में ब्लॉक कर देता है कंप्लीट। जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस केस में ब्लॉक कर देता है, और फॉरवर्ड बायस में उसके जो कट इन वोल्टेज है उसके ऊपर चला जाएगा, तभी हम लोग उसको कंसिडर करेंगे वो वर्किंग करने के लिए या फिर उसको कंडक्ट करने के लिए। लेकिन रिवर्स बायस केस में वो अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर हमने उसको एसी सप्लाई प्रोवाइड कर दिया तो भी वो कंडक्ट करने लगेगा। ओके, जो यूजुअल केस में लो फ्रीक्वेंसी रीजन होते हैं या फिर डीसी वगैरह उसको ब्लॉक करता है, लेकिन अगर हमने उसको हाई फ्रीक्वेंसी का एसी सिग्नल दिया तो वो उसको पास कर देगा या फिर बाईपास कर देगा। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर द डाइवर्सिटी फैक्टर। तो ये जो फैक्टर वाले जो फार्मूला होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली इससे सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो लोड फैक्टर हुआ, डाइवर्सिटी फैक्टर हुआ, डिमांड फैक्टर हुआ, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो लोड फैक्टर होता है एवरेज अपॉन मैक्सिमम, डाइवर्सिटी फैक्टर है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, हर एक की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड
डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन की कितना होती है, एंड द डिमांड फैक्टर इज मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड, यानी कि टोटल कनेक्टेड लोड बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें से एक टाइम पे कितना मैक्सिमम लोड जा सकता है वो होता है डिमांड फैक्टर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, डाइवर्सिटी फैक्टर पूछा है। सो इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड। तो इसका ऑप्शन जो 2 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। हाउ इज द सर्किट लेंथ यूज टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप इन अ डिस्ट्रीब्यूटर डिफाइन। सर्किट लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 2 या 3 टाइप के होते हैं। एक तो यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर होता है या फिर अनयूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर होता है। फेड एट द वन एंड होता है, दोनों तरफ से भी उसको फीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको ए पॉइंट से यहाँ पे फीड किया है। कुछ कुछ जगह पे ए और बी दोनों जगह से फीड किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे जो लेंथ होती है वो एक पॉइंट के स्टार्टिंग से लेके दूसरे पॉइंट तक, यानी कि फेड फ्रॉम द वन एंड टू द अदर एंड, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका टोटल लेंथ है वो कहलाता है। सो इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द करंट सोर्स वन नहीं, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स नहीं, इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द वन पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द लोड एंड ऑफ द अदर सर्किट। ऑप्शन जो 3 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स ऐसा डेफिनेटली हम लोग नहीं कह सकते, यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन और जहाँ पे लोड ख़त्म होता है यहाँ पे उस हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है और उसमें से टैपिंग निकाल के यहाँ पे जो करंट है वो यूज़ किया है। इट इज़ अ यूनिफॉर्मली लोडेड, इसलिए चारों के चारों जो करंट दिखाई दे रहा है, जो लोड दिखाई दे रहा है वो यूनिफॉर्म है या फिर एग्जैक्टली एक्यूरेट है, सेम डिस्टेंस पे भी हो सकता है। और अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो चाहे है यहाँ पे 2i होगा, यहाँ पे i होगा, यहाँ पे 3i होगा, ऐसे अनइक्वल वोल्टेज अनइक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हो सकता है। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन है वो AE एग्जाम में पूछे जाते हैं AE लेवल के लिए। व्हाट इज़ द बैंडविड्थ ऑफ द एडिशनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आइडियल ओपैम्प के आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पता होनी चाहिए। क्या क्या होती है, उसका इनपुट इम्पिडेंस है वो इन्फिनिट होता है, इनफाइनाइट होता है। आउटपुट इम्पिडेंस है वो 0 होता है। वोल्टेज गेन इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होता है। कॉमन मोड वोल्टेज गेन जो है वो 0 होता है। वी आउट इज इक्वल टू 0 व्हेन बोथ द इनपुट्स आर एट द सेम वोल्टेज, कोई भी वहाँ पे ऑफसेट वोल्टेज नहीं होता है। आउटपुट कैन चेंज इंस्टेंटेनियसली, इसका मतलब इनफाइनाइट स्लीव रेट है, वहाँ पे कोई भी डिले नहीं होता, लैग नहीं होता। द पर्पज ऑफ दिस बायस करंट इज टू अचीव द आइडियल बिहेवियर इन ओपैम्प विच इज़ हाई CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हाई होता है, हाई डिफरेंशियल गेन एंड हाई इनपुट इम्पिडेंस। ओके, तो ये इतने टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स से इससे डायरेक्टली क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ द बैंडविड्थ ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो कितना होता है बैंडविड्थ, सो इट इज़ अ इनफाइनाइट बैंडविड्थ। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग कैलकुलेशन मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द केसेस वेयर ऑल द सोर्सेज प्रोड्यूसेस द यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ओवर द वर्किंग प्लेन और ऑन एवरेज वैल्यू इज रिक्वायर्ड। 4 टोटल टाइप के यहाँ पे मेथड दिए गए हैं। पॉइंट टू पॉइंट मेथड, वैट्स पर स्क्वायर मीटर मेथड, इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड या फिर लाइट फ्लक्स मेथड। तो पॉइंट टू पॉइंट मेथड होता है वो पर्टिकुलर एक एरिया में कितना लाइट रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट करने के लिए होता है। वॉट्स पर स्क्वायर मेथड में यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में कितना वैटेज लगेगा पर स्क्वायर मीटर के लिए वो फाइंड आउट करने के लिए हेल्प होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड ये हम लोग पॉइंट टू पॉइंट मेथड के लिए एक्चुअल में यूज़ करते हैं, जो बताता है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस इज स्क्वायर टाइम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इल्यूमिनेशन, यानी कि जितना हम लोग सोर्स से दूर होते जाएंगे उतना ही जो लाइट हमें मिलेगा उसके स्क्वायर टाइम्स इन्वर्स मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग 2 मीटर से उससे दूर गए, ये सोर्स ऑफ द लाइट है, सपोज ये सोर्स ऑफ द लाइट है, इससे अगर हम लोग 2 मीटर दूर गए तो हमें जो आउटपुट में इल्यूमिनेशन मिलेगा वो 1/4 मिलेगा। ओके, 2 का स्क्वायर, तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स का स्क्वायर लॉ, लेकिन जितना दूर जाओगे उतना स्क्वायर टाइम्स लाइट हमें वहाँ पे कम मिलेगा। तो जो यूनिफॉर्म कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो लाइट फ्लक्स मेथड या फिर लूमेन मेथड होता है, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फेट में टोटल कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो टोटल 3 टर्मिनल्स वहाँ पे होते हैं। कौन से होते हैं, तो ड्रेन, गेट और सोर्स, तीनों का काम क्या है। द टर्मिनल थ्रू विच कैरीज द एंटर द चैनल, द टर्मिनल थ्रू विच कैरियर्स लीव द चैनल और द टर्मिनल्स यूज टू कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल। तो ये FET का सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछा था कि उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ देयर आर n नोड्स इन द
नोड मेथड ऑफ एनालिसिस, हाउ मेनी नोड इक्वेशंस विल बी देयर। ओके, हर एक क्वेश्चन है वो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना और चेक करना आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ओके, चलते क्वेश्चन की तरफ। अगर नोड मेथड एनालिसिस में n नंबर ऑफ नोड है तो वहाँ पे टोटल कितने नोड इक्वेशंस है वो जनरेट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे यूजुअली हम लोग कैसे लिखते हैं, वी बी माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस वी बी डिवाइडेड बाई 40 प्लस वी बी माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 0, और इसके बेसिस पे हमें एक इक्वेशन है वो मिल जाएगा। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक नोड है वो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये दूसरा नोड भी है। ओके, इसको हम लोग एज अ रेफरेंस नोड कहते हैं। तो टोटल इस डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स है वो टोटल 2 नोड्स है, करेक्ट। सेकेंड वाले डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे तो ये A है, ये एक नोड है, B है, ये एक दूसरा नोड है। यहाँ पे नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो ये D और C ये हमें नोड है वो दिखाई दे रहे हैं। नोड मतलब जहाँ पे 3 या फिर उससे ज़्यादा ब्रांचेस है वो कनेक्ट होते हैं। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, टोटल 4 नोड है ऐसा आप कहोगे, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये D और C ये इक्वल पोटेंशियल पे है, तो इसको एज अ सिंगल नोड की तरह ही हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे नोड 4 नहीं, यहाँ पे नोड है वो 3 नोड्स टोटल बनेंगे, और D और C इट इज़ अ कॉमन रेफरेंस नोड। तो यहाँ पे टोटल 3 नोड है, उसमें से हमेशा एक है वो रेफरेंस नोड कहलाएगा, एक है वो रेफरेंस नोड होता है, और जो दूसरा है वो रिमेनिंग जो 2 है वो आपके एक्चुअल में नोड होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, तो उसमें आपका एक रेफरेंस नोड बनेगा और एक दूसरा नॉर्मल नोड है वो बनेगा। तो इक्वेशंस कितने होते हैं, तो n माइनस 1। यहाँ पे इस पर्टिकुलर राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है वहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, लेकिन जो इक्वेशंस बनेंगे वो आपके 2 बनेंगे, क्योंकि a का एक इक्वेशन बनेगा, b का एक इक्वेशन बनेगा, और विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस नोड हम लोग वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा जो फॉर्मूला रहता है वो होता है n माइनस 1। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी टोटल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आर प्रेजेंट इन द करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या फिर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी कि ELCB है, उसमें टोटल टिपिकली 3 वाइंडिंग्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। इट इज इन्वॉल्व टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू द लीकेज करंट इफेक्टिवली। ओके, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो कितने ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स होते हैं, तो टोटल 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्लास्ट ऑफ SF6 गैस इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। यानी कि SF6CB में SF6 का जो ब्लास्ट होता है, SF6 ब्लास्ट करके हम लोग उसके अंदर भेजते हैं आर्क क्वेंच करने के लिए, तो उसका एक्चुअल में असर क्या होता है, इट डिक्रीजेज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्क, इट रिड्यूसेज द टेम्परेचर ऑफ द आर्क, या फिर इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द आर्क। तो क्या करता है ये, इट एक्चुअली रिड्यूसेज द टेम्परेचर ऑफ द आर्क। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर्क एक्सटिंग्विश करने के लिए या तो हम लोग उसका लेंथ बढ़ा सकते हैं, या फिर उसका रेजिस्टेंस हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर उसको कूल डाउन कर सकते हैं, या फिर उसका जो कंडक्टिव जो मीडियम है, पाथ है, उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो ये कूलिंग इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है SF6 ग्लास की वजह से, SF6 गैस के ब्लास्ट की वजह से। तो इसलिए द ब्लास्ट कूल्स द आर्क रैपिडली रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर एंड कॉजिंग द आर्क टू एक्सटिंग्विश क्विकली। इसके वजह से जो आर्क है वो इजीली एक्सटिंग्विश है वो हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, टाइप ऑफ द फ्यूल, लोड फैक्टर, कनेक्टेड लोड, या फिर पीक लोड। अगेन मैंने कहा था प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला है वो एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, यानी कि प्लांट की टोटल ओवरऑल कैपेसिटी कितना है और उसके मुकाबले एवरेज लोड वो पर्टिकुलर प्लांट पे कितना होता है, तो ये होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। दूसरा भी एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग लोड फैक्टर है वो यूज करते हैं, लोड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। ओके, लोड फैक्टर क्या होता है, ये होता है एवरेज लोड फैक्टर होता है एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो इसमें से अगर मैक्सिमम और मैक्सिमम डिमांड अगर हम लोग हटा देंगे तो बचेगा एवरेज डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, यानी कि यही है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज डिपेंडेंट ऑन लोड फैक्टर। ऑप्शन हम लोग सेकेंड है वो करेक्ट ऑप्शन कह सकते थे, लेकिन इन्होंने जो आंसर की प्रोवाइड की थी वहाँ पे ऑप्शन 1 इन्होंने करेक्ट दिया था। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से
थॉट करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर टाइप ऑफ फ्यूल उन्होंने करेक्ट दिया है तो लोड फैक्टर ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था, बिकॉज लोड फैक्टर पे भी ये डिपेंड करेगा। तो एज ऑफ नाउ हम लोग ये सेकंड ऑप्शन है वो कंसिडर करेंगे, लेकिन उन्होंने टाइप ऑफ फ्यूल है वो ऑप्शन 1 में वहाँ पे करेक्ट दिया था। शायद मिस्टेक भी हो सकती है आंसर की में, वहाँ पे आंसर वगैरह भी चेंज होते हैं, लेकिन इनिशियली उन्होंने टाइप ऑफ फ्यूल आंसर प्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ द सिंगल फेज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली सिंगल फेज आइडियल ट्रांसफॉर्मर यानी कि प्योर साइनोसॉइडल वेव के रिगार्डिंग है। प्योर साइनोसॉइडल वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो ये चार्ट है वो चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखना। फॉर्म फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है, टोटल है आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू एंड क्रेज फैक्टर या फिर मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। तो ये कुछ चार्ट है, ये इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। हमें साइनोसॉइडल वेव के लिए पूछा है, तो साइनोसॉइडल वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है 1.11। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्टली आपको फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, शायद आगे क्वेश्चंस में यहाँ पे इन्होंने पूछा भी है, डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द जेड पैरामीटर ऑफ द लीनियर टाइम इनवेरिएंट टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, नाम से ही पता चल रहा है जेड पैरामीटर है। जेड हम लोग किसके लिए डिनोट करते हैं, तो इम्पीडेंस के लिए डिनोट करते हैं। ओके, इससे हम लोग याद रख सकते हैं। तो ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर इज नथिंग बट द जेड पैरामीटर। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाइब्रिड पैरामीटर है वो एच पैरामीटर होते हैं। एडमिटेंस यानी कि वाई पैरामीटर होते हैं, क्योंकि वाई हम लोग एडमिटेंस के लिए यूज़ करते हैं। एक इम्पीडेंस के लिए जेड होता है, एडमिटेंस के लिए वाई होता है। और अगेन यहाँ पे हाइब्रिड पैरामीटर, सॉरी यहाँ पे इन्वर्स हाइब्रिड है, तो इन्वर्स हाइब्रिड है वो जी पैरामीटर्स होते हैं। ये जी पैरामीटर है इन्वर्स हाइब्रिड, और जो हाइब्रिड पैरामीटर्स है वो एच पैरामीटर्स है वो होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। मैंडेटरी कंडीशन पूछा, दो टाइप की कंडीशन होती है, एक तो मैंडेटरी होती है, दूसरा होता है ऑप्शनल कंडीशन होती है फॉर द बेटर एफिशिएंसी, या फिर अच्छे से वर्क करने के, लेकिन मैंडेटरी है, उसके बिना हम लोग पैरेलल ऑपरेशन नहीं कर सकते। ऑप्शन 1 है डिफरेंट पोलैरिटी, नहीं, पोलैरिटी तो सेम पोलैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो सर्कुलेटिंग करंट उसमें से फ्लो हो जाएगा। डिफरेंट बट लो फेज सीक्वेंस, लो फेज सीक्वेंस या फिर डिफरेंट फेज सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, दोनों का फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी आर वाई बी है तो वहाँ पे भी आर वाई बी उसी फैशन में कनेक्ट करने चाहिए। सेम फेज शिफ्ट एंगल, येस फेज शिफ्ट एंगल है दोनों में सेम होना चाहिए, 90 डिग्री फेज शिफ्ट एंगल नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड भी किया है। टोटल सेम पोलैरिटी होनी चाहिए, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए, सेम फेज एंगल शिफ्ट यानी कि दोनों के दोनों सेम वेक्टर ग्रुप के होने चाहिए, एंड दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। तो ये दीज आर द मैंडेटरी कंडीशंस, नॉट अ ऑप्शनल कंडीशंस। व्हाट हैपन्स टू द अनयूज्ड स्टीम इन अ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर प्लांट। तो BWR जो प्लांट है यानी कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर प्लांट, उसमें जो स्टीम जनरेट होती है वो टरबाइन पे जाती है, जो टरबाइन रोटेट होने के बाद वो जनरेटर में से इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्टीम, यही जो पार्ट है उसको मैंने सिर्फ एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया है, तो जो स्टीम यहाँ पे आती है जनरेटर पे, वो सारे की सारी 100% जो स्टीम है वो टरबाइन पे नहीं यूज़ होगी, उसमें से जो कुछ है वो आगे चली जाएगी, वो कहाँ पे जाती है तो कंडेंसर के पास। जो अनयूज स्टीम है, यूज स्टीम है वो टरबाइन घुमाती है, जो अनयूज स्टीम है वो आगे कंडेंसर के पास जाएगी, वहाँ पे अगेन ये जो स्टीम है वो ठंडी हो जाएगी और वहाँ पे अगेन वो वाटर में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। सो व्हाट हैपन्स टू द अनयूज स्टीम, तो इट कंडेंस इनटू द वाटर। ऑप्शन 4 है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, आफ्टर इट पासेज थ्रू द टर्बाइन इट इज़ राउटेड इन अ कंडेंसर, इन द कंडेंसर स्टीम इज कूल्ड एंड कंडेंस बैक इनटू द वाटर, और वापस फिर वो साइकिल में वो चलने लगती है। व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ अ पैरेलल AC रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल AC रेजोनेंस सर्किट में पावर फैक्टर कितना होता है। रेजोनेंस सर्किट का मतलब ही है कि वहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा, चाहे वो पैरेलल सर्किट हो चाहे वो सीरीज सर्किट हो, डजेंट मैटर। रेजोनेंस है उसका मतलब पावर फैक्टर है वो यूनिटी है, जहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और ये एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, बिकॉज ये अपोजिट इन नेचर होने के कारण इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे को अपोजिट करते हैं। सो इवन इफ वहाँ पे इम्पिडेंस प्रेजेंट हो, इट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ओनली, बिकॉज जो इंडक्टिव वाला पार्ट है या फिर कैपेसिटिव वाला पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो Z इज इक्वल टू R वहाँ पे होता है। हाउ इज़ अ फॉर्म फैक्टर मैथमेटिकली एक्सप्रेस, कैसे होते हैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस फॉर्म फैक्टर। अभी हमने उसका फॉर्मूला देखा था, ये देखो इस चार्ट में मैंने दिया था, RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय
एवरेज वैल्यू, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि अगर ऊपर करंट है तो नीचे भी करंट होने चाहिए। RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, ओके, RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। ऑप्शन 1 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जल्दबाजी में थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, यहाँ पे भी लिखा है RMS वैल्यू ऑफ करंट, लेकिन यहाँ पे लिखा है एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ओके। यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही चले जाएंगे। दोनों के दोनों सेम एलिमेंट है वो होने चाहिए, तो वोल्टेज वोल्टेज या फिर करंट करंट, ओके। What is the output if both the inputs of the XNOR gate are at the opposite logic level? तो गेट्स बहुत ही आसान से आपको बाय हार्ट हो जाएंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझने में इतना कुछ टेंशन नहीं है। XOR गेट तो सभी को पता है, XOR इज अ एक्सक्लूसिव OR गेट, यानी कि जब इसके दोनों के दोनों इनपुट डिफरेंट रहेंगे तब हमें आउटपुट है वो 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे A पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तभी हमें आउटपुट मिलेगा। जब दोनों आउटपुट सेम रहेंगे तब हमें आउटपुट 0 मिलेगा। दोनों इनपुट अगर सेम रहेंगे 0 0 या फिर 1 1, तब आउटपुट 0 मिलेगा। उसके एग्जैक्टली अपोजिट हमें मिलता है, जब आउटपुट अनइक्वल रहेंगे तब मुझे आउटपुट 0 मिलेगा। तो यहाँ पे XNOR के रिगार्डिंग ही पूछा था, जब दोनों के दोनों इनपुट्स डिफरेंट होते हैं तब आउटपुट कितना मिलता है, तो 0 होता है। व्हाट इज द आउटपुट इफ बोथ द इनपुट्स ऑफ XNOR गेट आर अपोजिट लॉजिक, यानी कि एक 0 दूसरा 1 है, तो मुझे आउटपुट में कितना मिलेगा, 0। नेक्स्ट है वेयर डज द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव गेट्स इट्स पावर फ्रॉम, ओके। तो फर्स्ट पार्ट आपने देखा रहेगा, तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन में ही ओवरहेड इक्विपमेंट का क्वेश्चन था वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहाँ से पावर लेता है, तो ऑब्वियसली ऊपर जो वायर जाती है कैटनरी शेप में जो रहती है उससे वो पावर लेता है थ्रू द पेंटोग्राफ, और आगे वो ट्रांसफार्मर में जाता है, रेक्टिफायर में जाता है, या फिर जो कुछ भी इंडक्शन इसमें जो मोटर रहेगा उसमें हम लोग वो यूज़ करते हैं उसको, करेक्ट। ये यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम है वो दिखाई दे रहा है, ये देखो कैटनरी से पेंटोग्राफ की तरफ अंदर आएगा, यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट रहता है, ऑन लोड टैप चेंजर रहता है, और यहाँ पे आगे वो ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई प्रोड्यूस करता है, और उसके वजह से मोटर है वो घूमने लगती है। सो इट इज़ अ ओवरहेड डिवाइस जिससे उसको इलेक्ट्रिसिटी है वो मिलती है। क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोग आ गए हैं, टोटल 120 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन सिर्फ बचे हैं इसके बाद। चलिए फटाफट करते हैं। व्हाइल डिजाइनिंग अ स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रीट लाइट पॉइंट्स शुड नॉट बी मोर देन हाउ मेनी मीटर्स टू ऑब्टेन द यूनिफॉर्म लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो स्ट्रीट लाइट पे अगर हमने 2 पोल्स लगाए, तो अगर हमें थ्रू आउट द रोड पे या फिर स्ट्रीट पे अगर इक्वल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड इल्यूमिनेशन चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह पे मुझे बहुत ज़्यादा लाइट है, दूसरे में पैच मुझे दिखाई दे रहा है डार्क पैच, ऐसा नहीं, थ्रू आउट द इल्यूमिनेशन इक्वल चाहिए। तो 2 पोल के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए उसके डिज़ाइन करते वक्त, ठीक है। तो इसका रेंज होता है वो आइडियली 30 to 35 मीटर्स होता है। अगर हम लोग इस रेंज में लगाएंगे तो प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा। तो 35 मीटर्स के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो हमें अनइक्वल पैचेस दिखाई देंगे, जितना ये दूर चला जाएगा उतना ही ये हमें पैचेस है वो दिखाई देंगे, ओके। यहाँ पे पोल डिस्टेंस लिखा भी है 30 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर यूजुअली होता है, लेकिन 35 मीटर्स तक हम लोग उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा हम लोग गए तो हमें आउटपुट उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं मिलेगा। तो 35 मीटर इज द मैक्सिमम रेंज फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। विच इज द फिक्स कॉइल इन अ सिंगल फेज डायनामोमीटर टाइप वैट मीटर, करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, वोल्टेज कॉइल या फिर रेजिस्टेंस कॉइल। तो टोटल 2 टाइप की कॉइल होती है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वैट मीटर में, एक होती है करंट कॉइल और दूसरी होती है प्रेशर कॉइल या फिर वोल्टेज जिसे हम लोग कहते हैं। क्योंकि वैट मीटर है तो एक करंट और वोल्टेज की कॉइल दोनों हमें इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें से जो फिक्स कॉइल होती है वो होती है करंट कॉइल, और दूसरी जो यहाँ पे हमें पैरेलल में दिखाई देती है वो होती है मूविंग कॉइल या फिर जिसे हम लोग प्रेशर कॉइल है वो कहते हैं। आप ध्यान से देखोगे, अगर इसका डायग्राम भी अगर आपने समझ लिया तो इजीली समझ में आ जाएगा। जो सीरीज में कनेक्टेड है वो यहाँ पे फिक्स कॉइल है, तो यानी कि वो करंट कॉइल है, और यहाँ पे जो पैरेलल में यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है पैरेलल में तो वोल्टेज कॉइल होती है, तो ये है वोल्टेज कॉइल जो एक एज अ मूविंग कॉइल होती है। तो इन्होंने फिक्स कॉइल के बारे में पूछा है, फिक्स कॉइल कौन सी होती है, तो करंट कॉइल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे 2 ऑप्शन है, प्रेशर कॉइल और वोल्टेज कॉइल, तो दोनों यहाँ पे लगभग सेम ही है ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो 2 करेक्ट आंसर यहाँ पे होने के चांसेस गलत है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो चला गया, और बचा कौन सा, तो करंट और वोल्टेज में से सिर्फ करंट कॉइल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द डीसी जनरेटर। बहुत ही आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है डीसी जनरेटर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बढ़ते हैं आगे।
हाउ आर टू ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड इन स्कॉट या फिर टी कनेक्शन। तो स्कॉट कनेक्शन क्या होता है, तो टू फेज को हम लोग थ्री फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर थ्री फेज को हम लोग टू फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कॉट कनेक्शन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक तो मेन ट्रांसफॉर्मर होता है और दूसरा होता है टीजर ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि जो दो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो बाय यूजिंग अ टीजर ट्रांसफॉर्मर, ये एक्चुअल में करेक्ट आंसर होना चाहिए, या फिर ये ऑप्शन इन्होंने गलत देना चाहिए। इन्होंने जो ऑप्शन आंसर की में दिया था वो था इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। येस, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, ये चीज़ एकदम करेक्ट है, 100% सही है, लेकिन फिर आपको ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए था बाय यूजिंग अ टीजर ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। टीजर ट्रांसफॉर्मर हम लोग इसके लिए ही यूज़ करते हैं, बाकी कई जगह पे हम लोग इसको सुनते नहीं इसके बारे में ज़्यादा। तो स्कॉट कनेक्शन के लिए कनेक्टेड होते वो इलेक्ट्रिकली सही है, लेकिन टीजर ट्रांसफॉर्मर भी ये सही ऑप्शन हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों पे टिक करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकली इन्होंने यहाँ पे एक्चुअल में करेक्ट आंसर दिया था। ओके, कभी कभी इस क्वेश्चन फिर वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, उसके मार्क्स टू ऑल सबको दे देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन इन अ फोर क्वाड्रेंट थ्री फेज इंडक्शन मोटर नोन एज। चार क्वाड्रेंट ऑपरेशन में कौन से होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड मोटरिंग जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड में फॉरवर्ड ब्रेकिंग होता है, थर्ड में रिवर्स मोटरिंग होता है और फोर्थ में रिवर्स ब्रेकिंग होता है। ध्यान रखना, जो स्पीड की तरफ है, ऊपर की तरफ है, यहाँ पे वो फॉरवर्ड वाले होते हैं, और जो डाउनवर्ड की तरफ है वो नीचे रिवर्स वाले होते हैं। ओके, ऊपर की तरफ फॉरवर्ड, नीचे की तरफ यहाँ पे रिवर्स। ओके, गाड़ी कैसे होती है, फॉरवर्ड आगे जाएंगे, रिवर्स में गाड़ी पीछे जाएगी, तो इस तरफ से आप ध्यान रख सकते हो। ऊपर है वो फॉरवर्ड वाले रहेंगे, और जो वन और थर्ड है वो मोटरिंग है। ओके, फर्स्ट और थर्ड डायगोनली अपोजिट है वो मोटरिंग है, और यहाँ पे सेकेंड और जो फोर्थ है वो ब्रेकिंग है। ओके, फर्स्ट सैटरडे सेकेंड सैटरडे छुट्टी होती है बहुत सारे बैंक्स में, तो ब्रेकिंग में बैंक में छुट्टी होती है, तो ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट उस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हो कि सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे उसको ब्रेक है, उनको छुट्टी है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेकिंग है। और मोटरिंग में चलती है, चालू रहेगा, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से हम लोग उसको याद रख सकते हैं अगर एग्जैक्टली उसका वर्किंग पता नहीं है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में मोटरिंग रहेगा, और नीचे की तरफ है तो वो रिवर्स मोटरिंग रहेगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। एज पर स्केलिंग थ्योरम, इफ k इज अ कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k टाइम्स ऑफ द f ऑफ t। ओके, लैप्लास में लेफ्ट साइड में तो पूरा का पूरा लैप्लास हो जाएगा, लेकिन जो कांस्टेंट है उसको हम लोग एज इट इज साइड में लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म बाहर चला आएगा, तो इसलिए k टाइम्स ऑफ द f ऑफ s, जो इतना पार्ट जो f ऑफ t का है उतना ही पार्ट का f ऑफ s है वो हो जाएगा। अगर टाइम डोमेन में है तो भी हम लोग उसको लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो टाइम वाला डोमेन वाला पार्ट है उसी को हम लोग लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। जो k है वो तो कांस्टेंट टर्म है, तो वो तो एज इट इज है वो बाहर आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन जो 2 है वो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। टाइम डोमेन को लाप्लास डोमेन में इजीली कन्वर्जन हो जाएगा। व्हाट इज द रूल फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन ऑफ पैरेलली कनेक्टेड ब्लॉक। पैरेलली कनेक्टेड ब्लॉक्स है उसका क्या होता है, तो दो टाइप में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या तो कास्केड में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कास्केड में यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होता है, यूजुअली हम लोग सीरीज कहते हैं, लेकिन ब्लॉक्स के टर्म में हम लोग उसको कास्केडिंग करेंगे। कास्केडिंग का मतलब एक का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट होता है, एक का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट होता है। तो अगर कास्केड फैशन में रहेगा तो इसका टोटल इक्विवेलेंट है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और अगर पैरेलल फैशन में वो कनेक्टेड है तो तीनों का तीनों जो इंडिविजुअल उसका ट्रांसफर फंक्शन है उसका एडिशन है वो यहाँ पे हो जाएगा इन केस ऑफ पैरेलल। ओके, तो यहाँ पे पैरेलल के बारे में ही उन्होंने पूछा है। तो पैरेलल के केस में द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द होल सिस्टम विल बी द वेक्टर सम। वेक्टर सम नहीं होता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, वेक्टर सम होता है या फिर एडिशन है, इतना ही डिफरेंस है। तो होल सिस्टम है वो एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल ब्लॉक्स है वो होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द स्लिप ऑफ द मोटर एट फुल लोड इज 3% एंड इट्स सिंक्रोनस स्पीड इज 750 RPM, कैलकुलेट द एक्चुअल स्पीड एन ऑफ द मोटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एस क्या होता है, स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS, सिंक्रोनस स्पीड होता है। ओके, स्लिप 3% दिया है यानी कि 0.03 इज इक्वल टू NS का वैल्यू है 750 माइनस NR डिवाइडेड बाय 750, तो ये 750 मल्टीप्लाई बाय 0.03 इज इक्वल टू 750 माइनस NR। ऐसे करोगे NR यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 750 माइनस
750 इंटू 0.03 यानी कि 750, इसको हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.03 विच इज़ इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई बाई 0.97। ओके, NR। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 727.5 RPM। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत टाइम आपको लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट इज द जीरो ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन जी जेड ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो एक्चुअल में जीरोस क्या होते हैं? जीरो मतलब जहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन का जो वैल्यू है वो वहाँ पे जीरो हो जाएगा कौन से टर्म के लिए। ओके, तो ये थोड़ा नॉन क्लियर है, ये क्वेश्चन में उन्होंने एग्जैक्टली दिया नहीं है या फिर समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या चाहिए। तो एनसी कौन सी वैल्यू ऑफ जेड ऑफ जीरो रहेगा जिसपे उसका आंसर कंप्लीट जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो बेसिकली जेड ऑफ जीरो अगर हम लोग जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर है वो जीरो आ जाएगा। तो ऐसा ही हमें इसको कंक्लूड करना होगा। और जो गिवन आंसर की था उसमें भी ऑप्शन नंबर 2 है वही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। तो जीरोस क्या होता है? जहाँ पे सिस्टम पे उसका जो वैल्यू अगर हम लोग जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो ओवरऑल जो न्यूमरेटर है उसका पार्ट जीरो हो जाएगा, और अगर पोल में अगर हमने उसको वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो ओवरऑल जो न्यूमरेटर का पार्ट है, न्यूमरेटर में अगर जीरो कर दिया तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस टाइप का पोल और जीरोस होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, लेकिन ऑप्शन जो 2 है वो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था। ओके, बढ़ते हैं आगे। जो क्लियर क्वेश्चन है वो ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सी पैरामीटर ऑफ द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ABCD पैरामीटर्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। ए पैरामीटर क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ VS डिवाइडेड बाई VR। जो B होता है वो होता है VS बाय IR। ओके, ABCD पैरामीटर्स में कहते होते कैसे होते हैं? VS IS इन टर्म्स ऑफ VR IR ऐसे होता है, राइट। VS इंटू ABCD ऐसे होते हैं ना, ABCD, और यहाँ पे होते हैं VR और IR, करेक्ट, VR और IR। तो जो ABCD होते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑल दिस फोर्स ओनली। तो यहाँ पे A होता है VS डिवाइडेड बाय VR, तो दोनों वोल्टेज है, तो इट इज़ अ यूनिट लेस क्वांटिटी। V बाय I है यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट है, B जो होता है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। IS बाय VR यानी कि ये कंडक्टेंस है, तो कंडक्टेंस का यूनिट होता है या तो मो या फिर इसको हम लोग सीमेंस कहते हैं या फिर ओम इनवर्स भी कहते हैं। और जो D होता है अगेन ये सेंडिंग एंड बाय रिसीविंग एंड का रेशो होता है यानी कि करंट रेशो है, तो करंट रेशो, तो ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी है। इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में? सी पैरामीटर क्या होता है? तो सी पैरामीटर क्या होता है? सी पैरामीटर इज अ कंडक्टेंस यानी कि सीमेंस इसका यूनिट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द MCCB करंट रेटिंग्स फॉर द मोटर। तो MCCB करंट रेटिंग मोटर्स के लिए यूजुअली होती है 125% ऑफ द स्टार्टिंग करंट, ताकि स्टार्टिंग में जब इनरश करंट हो या फिर हेवी करंट हो तभी भी जो ब्रेकर या फिर MCCB है वो ट्रिप ना हो, इसलिए 125% ऑफ द स्टार्टिंग करंट है वो उसका रेटिंग होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंडक्टर्स इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं? तो ट्रांसपोजिशन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद करते हैं, यानी कि जो R, Y और B का जो पोजिशनिंग होता है वो चेंज किया जाता है ताकि इसमें अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। अभी A और B में सेम डिस्टेंस है, B और C में सेम डिस्टेंस है, राइट, लेकिन A और जो C डिस्टेंस है उसमें डबल द डिस्टेंस है ऑफ द इन दोनों के कंपैरिजन में, तो इसलिए अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंडक्टेंस फ्लक्स अनइक्वल लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए इक्वल डिस्टेंस के बाद यानी कि टोटल अगर 33 किलोमीटर की सपोज लाइन ऐसे हम लोग कंसिडर करेंगे तो 11 किलोमीटर के बाद हम लोग उसको वेरी करते हैं। फर्स्ट 11 मीटर के लिए ABC रहेगा, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। तो इसके वजह से हमें जो रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज मिलता है वो अनइक्वल वोल्टेज नहीं मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली हमें जितना ही तीनों फेजेस में सेम वोल्टेज मिलेगा जितना हमने सेंडिंग एंड पे सेंड किया है। तो ये क्यों करते हैं? इक्वलाइज द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिटवीन द लाइन, बिकॉज फ्लक्स लिंकेज वगैरह जो होगा उसके वजह से ही उसका आउटपुट पे वोल्टेज बाय प्रोडक्ट दिखाई देगा, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर जो कैपेसिटेंस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर उसको इक्वलाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फॉर सपोर्ट्स एट इक्वल लेवल इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, वेयर इज द लोएस्ट पॉइंट बिटवीन द टू
इक्वी लेवल सपोर्ट्स। ओके, तो ये भी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि उसका जो सबसे लोएस्ट टेंशन वाला पॉइंट है वो कहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली सैग वाला भी है, इसका सबसे लोएस्ट टेंशन वाला पॉइंट है सैग में, वो उसका मिड स्पैन रहेगा अगर दोनों सेम हाइट पे वहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। तो फॉर द सपोर्ट्स उसका लोएस्ट पॉइंट बिटवीन द टू इक्विलेटरल पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, तो मिड स्पैन पर रहेगा जहाँ पे उसका प्रॉपर सैग हम लोग को दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 113 इज 5 bulb of 20 watt each are connected in electrical system of a room. If only 3 are being used at a time, determine the demand factor। तो एक रूम में टोटल ऐसे 5 बल्ब है वो कनेक्टेड है, 5 बल्ब हर एक है वो तो 20 वैट के हैं, तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, इसका कनेक्टेड लोड है वो 100 वाट हो जाएगा, ये अपना कनेक्टेड लोड है। और इफ़ ओनली 3 आर बीइंग यूज एट अ टाइम, तो इन पाँचों में से केवल 3 ही, कोई जो 3 ही है वही एट अ टाइम पे यूज़ होते हैं। तो 3 अगर एक टाइम पे यूज़ हो रहे हैं तो मैक्सिमम ये 60 वैट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे डिमांड फैक्टर उन्होंने पूछा है, तो मैक्सिमम डिमांड एक टाइम पे कितना होता है, तो एक टाइम पे सिर्फ 3 ही होता है, यानी कि 3x20। और कनेक्टेड लोड कितना है, तो 5x20 विच इज़ इक्वल टू 60 वैट मैक्सिमम उसका लोड है, कनेक्ट मैक्सिमम डिमांड है। और कनेक्टेड लोड कितना है, तो 100 वैट का है, तो इसका मतलब डिमांड फैक्टर जो हो जाएगा वो 0.6 रहेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि डिमांड फैक्टर का वैल्यू इज ऑलवेज लेसर देन 1, लेसर देन या फिर इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन 1 से उसका वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 0.6 सही आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सैग। सैग फॉर्मूला, सैग फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला का होता है फॉर द सपोर्ट्स एट अनइक्वल लेवल फ्रॉम द लोअर लेवल, x is the horizontal distance of the lowest point, okay, w is the weight per unit and t is the tension। okay, तो कैलकुलेशन ऑफ सैग का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है wx² डिवाइडेड बाई 2t। जो x होता है वो होता है सैग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। ओके, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो तो सैग है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है तो हम लोग कंप्लीट टॉवर के बीच में जो L है उसका आधा आधा मुझे मिलेगा इस पॉइंट पे, तो इसलिए L/2 और L/2 यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे। टोटल डिस्टेंस है दोनों में L, इस मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली सेंटर पे हमें मिलेगा, तो इसलिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो L/2 होता है, L/2 होता है। तो x की जगह मैंने L/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे ओमेगा L² डिवाइडेड बाई 8t, तो ये फॉर्मूला आपको याद है, ये वाला फॉर्मूला मुझे मिलता है। लेकिन अगर दोनों अनइक्वल सपोर्ट पे है तो हम लोग देख सकते हैं दोनों का अनइक्वल हाइट है, तो इसके वजह से जो x1 है और x2 है ये वैल्यू मुझे अनइवन मिलते हैं। तो इसलिए ओमेगा x1² अगर seg1 पूछा, ये वाला seg1 कितना रहेगा, तो ओमेगा x² डिवाइडेड x1² डिवाइडेड बाई 2t। और अगर seg2 पूछा, ये seg कितना रहेगा, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये x2² डिवाइडेड बाई 2t रहेगा। और x1 और x2 का जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एक h है, जो h रहेगा वो इन दोनों का डिस्टेंस का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा दोनों का डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अनइक्वल के लिए इन्होंने पूछा, अनइक्वल लेवल के लिए, तो ये हो जाएगा wx² डिवाइडेड बाय 2t इज़ द करेक्ट आंसर। और यही जनरलाइज फॉर्मूला, इसके हेल्प से आप कोई भी सैग है वो फाइंड आउट कर सकते, चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल का हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बैक EMF इन अ DC मोटर। ओके, तो बैक EMF तो हमने लास्ट लेक्चर वगैरह में अच्छे से देखा था, वहाँ पे करंट कैसे कंट्रोल होता है। तो I क्या होता है, I इज इक्वल टू आर्मेचर करंट इज इक्वल टू VT माइनस EB, यानी कि बैक EMF डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस विच इज़ RA। तो इसका EB क्या होता है, जितना EB ज़्यादा रहेगा उतना ही आर्मेचर करंट का वैल्यू है वो हमें कम है वो मिलेगा। तो ये रेगुलेट करता है करंट को, स्टार्टिंग करंट को। इट रेगुलेट्स द इनपुट पावर एज पर द एक्स्ट्रा लोड। इट रेगुलेट्स द ड्रॉप, नहीं है तो नहीं है। इट कंट्रोल्स द फ्लक्स लीकेज, नहीं। इट एम्पलीफाइज द करंट। ओके, करंट को एम्पलीफाई करने का काम ऐसा हम लोग एग्जैक्टली नहीं कर सकते, लेकिन इट रेगुलेट्स द इनपुट पावर एज पर द एक्स्ट्रा लोड, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा लोड बढ़ गया
तो एक्स्ट्रा लोड बढ़ने की वजह से आर्मेचर करंट है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर खींच सकता है, ओके। लेकिन बैक ईएमएफ बढ़ने के कारण ये आई उतना नहीं बढ़ पाता, तो इसलिए इट रेगुलेट्स द इनपुट पावर एज पर द एक्स्ट्रा लोड। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हाउ इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट हाइट गिवन इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे P क्या होते हैं, तो ये होते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे M है, G है और H है। M होता है मास ऑफ द बॉडी, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G जो 9.81 कंसिडर किया जाता है, और H होती है वो हाइट, कितने हाइट पे वो वाटर है वो स्टोर्ड है। जितना हाइट पे रहेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी हाई रहेगी, जितना मास आएगा उतना पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़्यादा रहेगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इन्होंने फॉर्मूला पूछा था। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इन अ ट्रांसमिशन लाइन। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट मतलब एक दूसरे के नज़दीक अगर दो कंडक्टर है तो उसके वजह से फ्लक्स है वो जनरेट होता है, करंट फ्लो होने की वजह से जो फ्लक्स है वो जनरेट होता है, और एक दूसरे के साथ वो लिंक करने के कारण वो यहाँ पे जो करंट है वो इधर आउटर डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा या फिर दोनों के इनर डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो करने लगेगा। डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन कैसी है वो, ठीक है। तो आइडियली पूरे के पूरे सरफेस में से करंट फ्लो होना चाहिए, राइट, लेकिन यहाँ पे ओनली स्पेसिफिक एरिया में से ही इस कंडक्टर के करंट है वो फ्लो करने लगता है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन है वो कम होता है, और हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर यूटिलाइज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम हुआ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस तो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ेगा। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है वो अच्छी बात नहीं है। सो इट इंक्रीमेंट द अपेरेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन अगर कम हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो कम रहेगा, कम एरिया में से अगर वो करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा तो रेजिस्टेंस वहाँ पे ऑब्वियसली बढ़ेगा। व्हाट इज द यूज ऑफ सर्ज टैंक इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, हाइड्रोइलेक्ट्रिक से भी 2 क्वेश्चन आ गए अभी फिलहाल। तो सर्ज टैंक है वो प्रेशर कंट्रोल करने का काम करता है। व्हेन लोड इज डिक्रीज, अगर लोड कम हो गया तो वाटर मूव्स बैकवर्ड एंड गेट्स स्टोर्ड इन इट, यहाँ पे वो चलेगा। व्हेन लोड इज इंक्रीजेस, अगर लोड ज़्यादा बढ़ा तो यहाँ से तो पानी आएगा, लेकिन सर्ज टैंक में से भी पानी यहाँ पे आ जाएगा, विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द सर्ज टैंक। सो सर्ज टैंक आर यूज इन अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेन स्टॉक। ये डैमेज की वजह से वहाँ पे ज़्यादा हेवी वाटर आने की वजह से वहाँ पे डैमेज ना हो, तो इसलिए सर्ज टैंक प्रोटेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड करता है पेन स्टॉक को। सो इट कंट्रोल्स द प्रेशर चेंजेस इन द सिस्टम। लोड अगर कम हुआ, लोड ज़्यादा हुआ, दोनों में ये पार्टिसिपेट करके सिस्टम को या फिर पेन स्टॉक को वहाँ पे बचाता है डैमेज होने से। विच टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस। ओके, 2 पोर्ट नेटवर्क का ये क्वेश्चन है। तो जो Y1 होता है उसको हम लोग कहते हैं इनपुट पॉइंट ड्राइविंग एडमिटेंस। एडमिटेंस तो सभी जगह पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इनपुट पॉइंट ड्राइविंग, और जो 2 रहता है वो आउटपुट साइड ड्राइविंग। 1 रहता है वो इनपुट ड्राइविंग, 2 रहता है वो आउटपुट ड्राइविंग। जो 1-2 और जो 2-1 होते हैं वो आउटपुट और इनपुट ट्रांसफर एडमिटेंस होते हैं। ओके, 1-2 और 2-1 जो होते हैं वो ट्रांसफर एडमिटेंस वहाँ पे कहलाते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है, शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस है, तो Y11 इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस पेपर 2024 इज व्हाट हैपन्स टू द रिजल्टेंट वोल्टेज इफ द सिंक्रोनस मोटर इज लोडेड विद द कांस्टेंट एक्साइटेशन। कांस्टेंट एक्साइटेशन मतलब यहाँ पे नॉर्मल एक्साइटेशन है और हमने सिंक्रोनस मोटर को लोड कर दिया है, तो लोड इंक्रीज कर दिया लेकिन वो कांस्टेंट एक्साइटेशन पे है। सो व्हेन द सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग विद नॉर्मल एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेड भी नहीं है, ओवर एक्साइटेड भी नहीं, नॉर्मल एक्साइटेड है, लेकिन वहाँ पे हमने लोड है वो इंक्रीज कर दिया, तो क्या क्या हो जाएगा, मोटर कंटिन्यूज टू रन एट अ सिंक्रोनस स्पीड, ये क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे ही हमेशा घूमेगी, एज इट इज़ अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। ओके, ये तो चेंज नहीं होगा। टॉर्क एंगल इंक्रीजेज, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लोड बढ़ाया तो टॉर्क एंगल इंक्रीज होगा, क्योंकि जो रोटर है वो थोड़ा स्लिप बैक हो जाएगा या फिर फॉल बैक हो जाएगा। स्पीड सेम रहेगा लेकिन उसका एक्सिस में वेरिएशन आ जाएगा। एक्साइटेशन वोल्टेज ई जो है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कांस्टेंट रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन में दिया है। आर्मेचर करंट आई ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इंक्रीजेस। ओके, ये भी हमने देखा था, टू इंक्रीज द रिजल्टेंट वोल्टेज।
ड्यू टू इंक्रीज इन द रिजल्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर एंड द फेज एंगल इंक्रीजेस इन द लैगिंग डायरेक्शन। तो पावर फैक्टर भी जो है वो इंक्रीज होता है। तो उन्हें क्या पूछा है, रिजल्टेंट वोल्टेज में क्या असर होगा, तो रिजल्टेंट वोल्टेज विल इंक्रीज। ऑप्शन जो 2 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, तो यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन थे, सारे के सारे हमने इन डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने डायरेक्टली थर्ड पार्ट पे हो तो फर्स्ट 2 पार्ट भी देख लेना। इसके बाद 2025 का क्वेश्चन पेपर जो था वो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ।